बात करते हैं कि मार्केट जो है, मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो होता क्या है। तो बेसिकली जब मैं बात करता हूँ कीर्ति आपसे मार्केट की, तो हम ना जो मार्केट की बात करते हैं वो ना बहुत मॉडर्न सेंस में करेंगे। तो अगर मैं ट्रेडिशनल वे में मार्केट की बात करूँ तो ट्रेडिशनल वे में मार्केट क्या था? ट्रेडिशनल वे में मार्केट का मतलब था कि कोई एक फिजिकल प्लेस जहां पे जाके बायर और सेलर मीट करते थे। क्योंकि फिजिकल प्लेस ही हो सकता था उस टाइम पे मार्केट। उस टाइम पे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज या फिर मार्केट इस लेवल पे इवॉल्व नहीं हुआ था जैसा कि आज हो चुका है। क्योंकि हर चीज अगर मैं आज से पहले के टाइम से आपको कंपेयर करूं, हर चीज इवॉल्व हो गई है, हर चीज बढ़ गई है। ठीक है, तो डेफिनेटली बात है कि हर चीज का एवोल्यूशन हुआ है तो मार्केट का भी एवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो मार्केट आज की डेट में क्या मतलब है? आज की डेट में हम कहते हैं मार्केट इज अ मीडियम, इट इज अ मीडियम by which buyers and sellers contact each other to do some lawful transactions। ठीक है, ये आज की डेट में मॉडर्न सेंस में मार्केट का मतलब क्या है? मॉडर्न सेंस में मार्केट का मतलब है कि मार्केट क्या है? मार्केट एक मीडियम है। ठीक है, मॉडर्न सेंस में मार्केट का मतलब क्या है? मॉडर्न सेंस में मार्केट का मतलब है इट इज अ मीडियम, ये एक मीडियम है जिससे कि आपके बायर्स और सेलर्स जो है वो एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे कुछ ट्रांजैक्शंस को करने के लिए। वो ट्रांजैक्शन जरूरी है कि क्या होनी चाहिए? वो ट्रांजैक्शन जरूरी है कि लॉफुल होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे मार्केट कहते हैं। अब मीडियम क्या है? मीडियम जैसे कि एक तो फिजिकल प्लेस तो हो ही सकता है। ठीक है, कोई फिजिकल प्लेस तो हो सकता है। इसके अलावा आज की डेट में आप जानते हो कि मार्केट जो है वो ऑनलाइन भी है। जैसे कि अब आप देखो, कोई फिजिकल प्लेस तो नहीं है, ये कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, यही क्लासेस मैं अपने घर से भी ले सकता हूँ, कहीं से भी ले सकता हूँ। तो एक मीडियम है बस, कि इंटरनेट एक मीडियम है जिसके थ्रू आप क्लासेस ले पा रहे हो, मैं क्लासेस दे पा रहा हूँ। तो प्लेस हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर मैं मार्केट की बात करूं तो आप जानते हो कि आजकल मार्केट पोस्ट पे भी चल रही है। पोस्ट पे कैसे? क्योंकि आप क्या करते हो कि कभी कभार आपने लेटर लिखने सीखे होंगे, तो लेटर्स में आपने पढ़ा होगा कि भाई ऑर्डर प्लेस करने का भी लेटर पढ़ा होगा, कीर्ति याद है? यस सर। ठीक है, तो वो क्या है? पोस्ट के थ्रू मार्केट है। तो मार्केट इज जस्ट अ मीडियम बाय विच एनी सेलर एंड बायर कैन कॉन्टैक्ट ईच अदर टू डू सम ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन करने के लिए बायर सेलर जहां भी मिल जाए उसी जगह को हम क्या कहेंगे? उसी जगह को हम मार्केट कह देते हैं। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में मार्केट की कैटेगरीज को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में मार्केट की कैटेगरी को डिवाइड किया गया, मतलब सारी मार्केट मार्केट ही नहीं है। ठीक है, हर मार्केट को मार्केट ही नहीं कह सकते, मार्केट को हमने अलग अलग पार्ट में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। अब वो कैसे कर रखा है वो समझो आप। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स कहता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंज्यूमर, नंबर ऑफ बायर्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैं इन सब के बेसिस पे, इन सब के स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे मार्केट को डिवाइड करता हूं दो पार्ट में। एक कहते हैं इकोनॉमिक्स में परफेक्ट मार्केट कंपटीशन, परफेक्ट मार्केट कंपटीशन। एक हम कहते हैं इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन। तो दो तरीके की मार्केट कंपटीशन है, परफेक्ट मार्केट कंपटीशन और इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन। कितनी एक मिनट देना मुझे बस। परफेक्ट मार्केट कंपटीशन और इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन। तो जब हम परफेक्ट मार्केट कंपटीशन की बात करते हैं कीर्ति, तो बेसिकली एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये आज की डेट में, ठीक है, आज के वर्ल्ड में इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट exist in today's world। ठीक है, however you can find some traces, कुछ traces आपको मिल सकते हैं, but really ये exist नहीं करती। but if we talk about imperfect market competition, ठीक है, तो ये वो मार्केट है जो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसके फर्दर डिविजन है जैसे कि मोनोपोली मार्केट,
मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, एंड देन वी हैव ओलिगोपोली। तो ये हमारे पास है जो एग्जिस्ट करती है। परफेक्ट मार्केट वो है जो एग्जिस्ट नहीं करती, और इम्परफेक्ट मार्केट वो है जो आपके पास क्या करती है, जो आपके पास एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारे पास दो मार्केट कॉम्पिटिशन है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। चलो बात कर लेते हैं मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, इनकी हम बात कर लेते हैं। पहले परफेक्ट मार्केट समझा जाऊंगा कीर्ति में, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें पढ़नी क्यों है। हमें पढ़नी कीर्ति इसलिए ये मार्केट, क्योंकि ये मार्केट बाकी मार्केट का एक तरीके से बेसिस बनता है। जो ये वाली मार्केट है, ये क्या बनती है, ये बाकी जितने भी मार्केट्स हैं, जितने भी मार्केट कंपटीशन है, उन सब मार्केट कंपटीशन का ये बेसिस बनती है, जो परफेक्ट मार्केट कंपटीशन है। जबकि इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन क्या है, इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही करती है। देखो जैसे कि क्या होता है, आप कोई भी प्रोडक्ट ले जाते हो तो आप सिंपली ये कहते हो दैट आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। आपके लाइक आपका जो सबसे कॉमन टोन आता है वो आता है कि आई एम गोइंग टू द मार्केट। Whether you are going to buy some clothes, whether you are going to buy some vegetables, fruits, whether you are going to buy some um, grocery, whether you are going to buy some watch, any kind of thing, आप कार कुछ भी परचेज करने जा रहे हो, आप ये कहते हो दैट आई एम गोइंग टू मार्केट। इकोनॉमिक्स कहता है नो, बेस्ड ऑन द कंडीशंस कि तुम क्या खरीदने जा रहे हो, कैसे खरीदने जा रहे हो, उन कंडीशन के ऊपर बेसिस पे हमने मार्केट को डिवाइड कर रखा है, किस किस पार्ट में, वही हमें समझना है, ठीक है। तो उसी के ऊपर डिपेंड होकर हमने मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया, परफेक्ट मार्केट कंपटीशन और इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन, ठीक है। अब परफेक्ट मार्केट कंपटीशन क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। जब मैं इसके फीचर्स आपको बताऊंगा, आपको खुद ही समझ में आएगा कीर्ति कि ये क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सबसे पहला फीचर जो है परफेक्ट मार्केट कंपटीशन का, वो क्या है, वो है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सबसे पहला रीजन है वो क्या है कि इस मार्केट में बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं। सबसे पहली चीज कि ये वो मार्केट है जहां पे बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं। बाय लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का मतलब ये नहीं दैट वी कैन काउंट, वी कैन कीप अ काउंट ऑन इट, ठीक है। वी ऑफ कोर्स सर्टेनली वी कैन नॉट काउंट, बट बाय लार्ज मतलब का कहने का मतलब क्या है, सपोज इट आप एक मार्केट में जाओ और उस मार्केट के अंदर आप ये मान लो माउस परचेज करने गए हो, और कीर्ति उस मार्केट में ये माउस को बेचने वाले 25 सेलर है, तो 25 सेलर कीर्ति बहुत ज्यादा है कम है? सर कम है। 25 सेलर एक ही मार्केट में माउस बेच रहे हैं, कम है? बहुत तो सर वैसे तो। बहुत है। आप क्या मतलब ऐसा क्या आप पे एक ही तो माउस खरीदा, 25 लोग बेच रहे हैं माउस, तो बहुत है। तो इससे मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि काउंट नहीं कर सकते, लेकिन खुद की भी अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि भाई एक मार्केट में एक ही प्रोडक्ट को भाई 20-25 लोग बेच रहे हैं तो सेलर ज्यादा है। सिमिलरली बायर्स भी इस मार्केट में ज्यादा होते हैं। अब इतने ज्यादा बायर्स और इतने ज्यादा सेलर्स होने की वजह से, इतने ज्यादा बायर्स और इतने ज्यादा सेलर्स होने की वजह से एक इंडिविजुअल बायर या सेलर बहुत छोटा होता है। इतने बायर्स और सेलर्स होने की वजह से एक इंडिविजुअल बायर या सेलर बहुत छोटा होता है टोटल मार्केट के हिसाब से, ठीक है। अब क्योंकि वो बहुत छोटा है टोटल मार्केट के हिसाब से, तो वो चाह के भी मार्केट प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स के अंदर क्या है कि जो एक इंडिविजुअल बायर और सेलर है वो पूरी मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत स्मॉल है, पूरी मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत छोटा है। तो वो इंडिविजुअली इतना छोटा है कि वो मार्केट के प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से इंप्लीकेशन क्या आती है कि प्राइस क्या है इस मार्केट में, कांस्टेंट। यहां लिखता हूं मैं प्राइस कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास फीचर है इस मार्केट के अंदर परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में, वो क्या है, वो है होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। अभी होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब है सेम प्रोडक्शन, मतलब ये वो मार्केट है जहां पे प्रोडक्ट का शेप, साइज, कलर, ब्रांड सब कुछ सेम है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं, कीर्ति इन दोनों में क्या डिसिमिलरिटी है? सर सेम है।
सेम है, इसे बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जो बिल्कुल सेम है, शेप, साइज, कलर, ब्रांड सब कुछ सेम, ठीक है। इनफैक्ट कलर तक सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर कलर भी अलग होता तो आप कह देते कि सर एक ग्रीन कलर में है, एक ब्लू कलर में है। तो ये वो मार्केट है जहां पे प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। और एक यही एक ऐसी बात है जो इस बात को बताती है कि जो प्रोडक्ट है बिल्कुल सेम है, तभी ये मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तभी ये मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि सब कुछ क्या है, बिल्कुल सेम। अगर थोड़ा बहुत भी डिफरेंट होता, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी डिफरेंट होता तो लोग प्राइस चेंज कर सकते थे। बट ये मार्केट इतने ज्यादा सिमिलर प्रोडक्ट बेचती है, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बेचती है, जिसकी वजह से आप प्राइस को चेंज नहीं कर पाते। ये तो एक बात है कि दैट यू आर नॉट एबल टू चेंज द प्राइस, आप प्राइस चेंज नहीं कर पाते। लेकिन आप सोच के देखो प्रैक्टिकली कि ऐसी कौन सी मार्केट होगी, चलो देखो ये कंपनी है, बिसलेरी की कंपनी है जो ये बॉटल्स बना रही है, ठीक है। लेकिन क्या श्योरिटी है कि जो बिसलेरी जो ये बॉटल्स बना रही है वो क्या सिर्फ इसी साइज में बनाएगी कीर्ति, या अलग साइजेस नहीं बनाएगी? सर बनाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मार्केट एक ही साइज का प्रोडक्ट बनाए ये पॉसिबल नहीं। मार्केट सिर्फ एक ही साइज का प्रोडक्ट बनाएगी वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं इस मार्केट के अंदर। और क्योंकि प्रोडक्ट होमोजीनियस है तो अगेन इंप्लीकेशन क्या आ गई इसकी, प्राइस कांस्टेंट, कि इस मार्केट में जो प्राइस है वो क्या रहेंगे, वो फिर से कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इस मार्केट का फीचर है वो क्या है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट में एंट्री और एग्जिट में फ्रीडम होती है, मतलब ये आपकी कॉल होती है कि आप कब मार्केट में एंटर करना चाहते हो और आप कब मार्केट से एग्जिस्ट करना चाहते हो। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट के या किसी भी तरीके के कोई बैरियर्स नहीं होते, ठीक है। यू आर एंटायरली फ्री टू एंटर द मार्केट एनी टाइम एंड यू आर सिमिलरली यू आर फ्री टू एग्जिट द मार्केट। आप मार्केट में एंट्री के लिए भी फ्री हो और आप मार्केट में एग्जिट के लिए भी फ्री हो। तो मतलब ये आप हो जो आप पूरी तरीके से मार्केट आपको फ्री छोड़ता है एंट्री और एग्जिट दोनों में, ठीक है। तो किसी भी तरह की एंट्री या एग्जिट का इसके अंदर कोई प्रॉब्लम कोई बैरियर नहीं आता। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मतलब क्या है, यू आर फ्री, ठीक है। आप जब मर्जी चाहो मार्केट में एंटर कर सकते हो, जब मर्जी चाहो मार्केट को छोड़ सकते हो। तो इसकी वजह से जो इस मार्केट में एक फर्म है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर पाती है। क्यों? क्योंकि जब प्रॉफिट आता है तो और नंबर ऑफ फर्म्स अट्रैक्ट होती है जिससे कि प्रॉफिट कम हो जाता है। जब लॉस होता है तो फर्म छोड़ना शुरू करती है जिससे कि प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मतलब ये चीज चलती रहती है। तो आप कहां पहुंच जाते हो, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में इस मार्केट में आप पहुंच जाते हो। तो लास्ट नंबर हो गया, होमोजीनियस प्रोडक्ट हो गया, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फीचर है इस मार्केट का वो क्या है, वो हमारे पास है परफेक्ट नॉलेज among buyers and sellers। परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स, इस मार्केट का नेक्स्ट फीचर ये है कि जो बायर्स और सेलर्स है उनके बीच में परफेक्ट नॉलेज होती है। मतलब बायर को भी बहुत अच्छे से पता है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, सेलर को भी बहुत अच्छे से पता है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। तो इसमें किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं हो सकती। मैं रिपीट कर रहा हूं, बायर और सेलर दोनों ही बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीज के प्राइसेस क्या होने चाहिए। तो ना बायर प्राइस को बढ़ा सकता ना सेलर प्राइस को कम करवा सकता, पूरी नॉलेज है दोनों को, ठीक है। तो परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इस मार्केट का फीचर है वो क्या है, वो है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पे परफेक्ट मोबिलिटी होती है। मतलब आप जब मर्जी चाहे प्रोडक्ट्स को या उसके जो फैक्टर्स है उनको जितना मर्जी चाहे आप मूव कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे शॉर्टेज हो जाएगी या कहीं पे सरप्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
कहीं पे शॉर्टेज होगी तो सरप्लस वाले एरिया से मूव कर दो, कहीं पे सरप्लस है तो मूव करके शॉर्टेज में भेज दो। तो किसी भी तरह का डिमांड सप्लाई पे इंपैक्ट पड़ने देता ही नहीं है ये। अब जब डिमांड सप्लाई पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो ऑफ कोर्स सी बात है प्राइस पे भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। प्राइस पे तो तब इंपैक्ट पड़ता है जब डिमांड सप्लाई पे इंपैक्ट पड़ता है। अब वो कह रहे हैं कि प्राइस पे कोई इंपैक्ट है ही नहीं, तो जब क्योंकि प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपके जो प्राइसेस है उस पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि डिमांड सप्लाई पे इंपैक्ट नहीं है। फिर इसमें हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी मार्केट है, ठीक है, वो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो एब्सेंट है। मतलब आपकी जो मार्केट है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है किसी तरह की, ठीक है। किसी तरह की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री है वो आपको सामान बना के देगी, आपने जस्ट बेचना है, ठीक है। इंडस्ट्री आपको सामान बना के देगी, आपने जस्ट बेचना है। आपको ये नहीं कहना कि मुझे इतना महंगा पड़ा मंगवाने पे या इतना सस्ता पड़ा, क्योंकि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इन्वॉल्व करोगे तो प्राइसेस चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए हम मानते हैं कि इस मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व ही नहीं होती है, ठीक है। कीर्ति, यहाँ तक सारे फीचर समझ में आ गए? यस सर। सर इसमें कंपटीशन होता नहीं है फिर? इस मार्केट के अंदर यस सर। कोई कंपटीशन है ही नहीं इस मार्केट में, क्योंकि सारे लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। देखो, ठीक है, ये सब लोग एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मतलब मैं नितेश वर्मा, मैं भी ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, आप कीर्ति खत्री, आप भी यही प्रोडक्ट बेच रहे हो, मान लो रंजना है वो भी यही प्रोडक्ट बेच रही है, ठीक है, निकी है वो भी यही प्रोडक्ट बेच रही है, प्रीति है वो भी यही प्रोडक्ट बेच रही है। मतलब हर एक पर्सन सेम प्रोडक्ट बेच रहा है। तो बात आती है कि सर ये कंपटीशन वर्ड क्यों लगाया? फिर देखो, आप समझो ध्यान से, जब हम बात इकोनॉमिक्स की करते हैं और कंपटीशन की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में कंपटीशन का मतलब होता है आपका मार्केट प्राइस पे कितना कंट्रोल है, ठीक है। जितना ज्यादा आपका मार्केट प्राइस पे कंट्रोल होगा उतने लेस कंपटीशन में आपको। कैसे? देखो, मैं जो मर्जी प्राइस बोल रहा हूं सारे, आप कीर्ति कहां रहते हो? सर हरियाणा। ठीक है, आज से पहले आप मुझे जानते थे? नो सर। नहीं जानते थे। अभी सीए की क्लासेस लेने लगे तो आप मेरे को जान के, राइट? यस सर। आपने अपने 11th क्लास में भी किसी टीचर से इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, यस सर। ट्यूशन टीचर से भी पढ़ी होगी। यस सर। आपने मुझसे भी पढ़ ली इकोनॉमिक्स, ठीक है। स्कूल टीचर को आप किसी को रिकमेंड करोगे? मतलब ऐसे पूछना था टीचर को। सर 12th में थे विकास सर। अच्छा पढ़ाते थे? यस सर। और जो ट्यूशन टीचर थे? वो भी ठीक ठाक थे पर और मैं? आप अच्छे हो सर। वो ऐसे नहीं, मतलब एक नॉर्मली पूछ रहा हूँ। तो आपने ये बोला, अब देखो एक बात समझने की कोशिश करना, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कंपटीशन कैसे आ रहा है। देखो कीर्ति, मान लो आज आपने मुझसे पढ़ लिया, ठीक है, आपको पता है कि भाई मेरा नाम क्या है, मेरा नाम नितिश है। आपको पता चल गया कि भाई एक नितिश सर है जिनसे मैंने सीए में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी और मुझे समझ में आया था, काफी हद तक मुझे चीजें जो थी वो क्लियर हो गई थी। अब क्या होगा, आपने रिकमेंड कर दिया अपने किसी भी फ्रेंड्स वगैरह को, बोल दिया कि यार यहाँ यहाँ मैंने क्लासेस दी थी, वहां पे सर ने पढ़ाया था, मुझे बहुत अच्छा समझ में आया था, तू उधर से पढ़ लो, ठीक है। इससे क्या हुआ, मैं एक दिल्ली के एक छोटे से पार्ट पे रहता हूँ, लेकिन एक मेरी मार्केट कहाँ पे बन गई? हरियाणा में, राइट? ठीक है। इसी तरीके से जो अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं, वहां से मार्केट बिल्ड होगी, राइट? यस सर। अब कीर्ति, हुआ क्या, मेरी मार्केट इतनी स्ट्रांग हो गई, इतनी स्ट्रांग हो गई कि बहुत सारे लोग और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं अनडाउटली, लेकिन काफी सारे लोग इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। बट हुआ क्या कि मेरे पास इतनी स्ट्रांग मार्केट बन गई कि अब मेरे कंपटीशन में कोई नहीं आ पा रहा, ठीक है। कंपटीशन में क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि अब मैं एकदम इस पॉइंट पे पहुंच गया हूं कि बहुत लेस कॉम्पिटिटिव में हूं, मतलब बहुत सारे लोग और हैं जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे पास रिकमेंडेशंस इतनी है और मेरे पास इतना बड़ा मार्केट है, यहां से लेके इतने दूर तक का इतना मार्केट है जहां पे ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहे हैं। तो उस केस में अगर मैं बोलूंगा कि मैं इतनी फीस लूंगा, तो उनको पता है कि मैं इन सर से पढ़ना है तो इतनी फीस देनी पड़ेगी, तो वो देंगे। तो परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन में जो आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होती है वो होती ही नहीं है, वो ना के बराबर है, क्योंकि इस मार्केट में इतने सारे बायर्स और इतने सारे सेलर्स हैं। और सबसे मेन बात है, कंपटीशन तब आएगा जब आप कुछ अलग करते हो। आप सारे बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, शेप, साइज, कलर, ब्रांड सब कुछ सेम। जब सब कुछ सेम बेच रहे हो कीर्ति, तो आप खुद सोचो ना कंपटीशन कैसा रहेगा। और सोचो, इतने सारे सेलर्स हैं,
इतने सारे सेलर्स हैं, तो ऑटोमेटिकली वैसे ही कंपटीशन कम हो जाना है, ठीक है। तो मतलब आप मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। तो इकोनॉमिक्स में अगर आप एक हाईली कॉम्पिटिटिव फर्म हो, तो इसका मतलब है कि आप प्राइस के ऊपर कम कंट्रोल कर पा रहे हो। आप एक लेस कंपटीशन वाले फर्म हो। लेस कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि आपके बराबरी में ही कोई नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आप जो मर्जी प्राइस चार्ज करना चाहो कीर्ति, आप वो कर सकते हो, राइट। यस सर। अब देखो परफेक्ट मार्केट में आगे हमारे पास कुछ बातें और है। देखो सबसे पहले बात करेंगे इस मार्केट के डिमांड कर्व की, कि ये जो मार्केट है, अब आपको ये बात समझ में आ गई कि ये मार्केट एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। यस सर। क्योंकि देखो कीर्ति ऐसा, देखो बहुत सारी चीजें वैसे तो ना एग्जिस्ट होने की, एक ही बताता हूँ आपको, ये वाला पॉइंट याद रखो, होमोजेनियस प्रोडक्ट। आप एक बार खुद से आराम से बैठ के सोचो कि कोई एक कंपनी जो सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट बना दे। एग्जाम्पल लो, मान लो मैं कहता हूँ कि कुरकुरे है, ठीक है, कुरकुरे वाली इंडस्ट्री है जो कुरकुरे बनाती है। आपको ये पता होगा कि कुरकुरे के साइजेस अलग अलग आते हैं, यस सर। अलग अलग फ्लेवर भी आते हैं। यस सर। हो गई। लेस कंपनी की बात करते हैं, लेस कंपनी बनाती है, ठीक है, उसके भी अलग अलग फ्लेवर आते हैं, यस सर। अलग अलग पैकेट आते हैं, ठीक है। आप कोई भी कंपनी सोच के देखो, मान लो मैं ये कपड़े पहन रहा हूँ, आप कपड़े पहन रहे हो, कोई कंपनी कपड़े बना रही है, लेकिन वो भी तो क्या करेगी, वो भी तो अलग अलग साइज अलग अलग शेप के हिसाब से बनाएगी ना, तभी तो मार्केट में कस्टमर तक पहुंचेगी। वो कहेगी नहीं, मैं सिर्फ एक ऑलिव ग्रीन कलर की पैकेट बनाऊंगी, वो भी मीडियम साइज की, हमेशा वही, तो मार्केट चलेगी उस कंपनी की। यस सर। इसलिए ये जो मार्केट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इस मार्केट के अंदर, लेकिन फिर भी अगर कभी कोई आपको एम्फसाइज करे और आपसे ये पूछना चाहे कि चलो अगर एग्जिस्ट नहीं भी करती तो क्या ये कभी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, और अगर एग्जिस्ट करती थी और अगर आज के वर्ल्ड में भी हम परफेक्ट कंपटीशन को थोड़ा सा समझना चाहे तो क्या समझ सकते हैं, तो आप आंसर दे सकते हो, बिल्कुल समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू इन टुडेज वर्ल्ड इज एग्रीकल्चरल गुड्स, ठीक है। एग्रीकल्चरल गुड्स जो होंगे, ये कीर्ति की एग्जांपल है किसका, परफेक्ट मार्केट कंपटीशन को कुछ हद तक समझाने का। सिर्फ फॉर एग्जांपल भिंडी है, ठीक है, हरियाणा में भी ग्रो हो रही है और मान लो दिल्ली में भी ग्रो हो रही है। अगर मान लो मैं आपको भिंडी सामने रख दूं दोनों मिक्स करके, क्या आप हरियाणा की भिंडी अलग छाट पाओगे कि हरियाणा की चल लेके चलती है? नो सर। पॉसिबल ही नहीं है आपके पास ऐसा करना। आटा है, व्हीट है, गेहूं है, वो वहां भी उग रहा है यहाँ भी उग रहा है, आटा बना, पीस के आटा बना दिया, ठीक है। और उसके बाद देखो ये शक्ति भोग और ये जो भी अलग नेचर फ्रेश जितने भी आ रहे हैं, ये तो हम इसमें पहचान पाते हैं क्योंकि पैकेट है इसके ऊपर, राइट। यस सर। अगर इसको मतलब पैकेट को खोल के सीधा ऐसे रख दिया जाए तो क्या पहचान पाओगे कि कौन सी कंपनी का कौन सा ब्रांड का आटा है? नो सर। सेम हो एग्रीकल्चर गया। गुड्स जो है वो काफी हद तक होमोजेनियस प्रोडक्ट साबित हो जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट शेप साइज कलर जो होता है उसका क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं। और अब आप समझो पहले क्यों थी, क्योंकि पहले ज्यादातर अर्लियर टाइम्स में इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, तो ज्यादातर क्या था, ज्यादातर एग्रीकल्चर था। तो एग्रीकल्चर की वजह से भाई आप भी अपने खेत में भिंडी उगा रहे हो, मैं भी अपने खेत में भिंडी उगा रहा हूँ, और ये भी अपने खेत में भिंडी उगा रहे हैं, हम 4-5 लोग उगा रहे हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, शाम तक जो भी आती है कलेक्ट होती है तोड़ ताड़ के, जाके एक की एक जगह मार्केट पे बैठ जाते हैं। वो आपने कभी देखा होगा, बहुत से लोग होते हैं जनरली जो लोग मछली बेच रहे होते हैं, ठीक है, वो करते क्या है, वो सुबह से लेके शाम तक मछली पकड़ते हैं, 4-5 बजे तक। 5 बजे एक मार्केट एरिया होगा जहां पे सारे लोग क्या करेंगे, अपना वो जो भी उनका क्या बोलते हैं उसको, टीम क्या बोलते हैं उसको, टफरी से लगा के बैठ जाते हैं मार्केट में, ठीक है। और आप जाओ किसी से भी खरीद लो, सबके पास सेम ही होती है। देखा आपने कभी ऐसे नहीं, आपने तो देखे होंगे, यस सर। ठीक है। तो ये मार्केट है, पहले की मार्केट ऐसी ही होती थी। पहले की जो मार्केट होती थी, आज मार्केट है ना कि भैया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखे बड़े बड़े, उस पे शॉप खुलेगी, लाइट ये सब है, पहले ये सब नहीं था, ठीक है। पहले ये सब नहीं था भाई, क्योंकि मॉल्स नहीं थे। आज है तो आज भी वही हिसाब किताब, बस पहले क्या था, पहले सब कुछ ओपन मार्केट था, अब सब कुछ क्लोज हो चुका है, शटर बंद हो जाते हैं रात को, वो लोग घर से जाते हैं। पहले भी वही था, लेकिन पहले इतनी अर्बनाइजेशन नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, तो इसलिए जो चीजें थी वो ओपन लिमिट थी। एग्रीकल्चरल गुड्स थे, तो क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स एक बेस्ट एग्जांपल हो सकते हैं आपको परफेक्ट मार्केट कंपटीशन समझाने। यस सर। अब बात करते हैं कि इस मार्केट के डिमांड कर्व की। तो देखो भाई, ये जो एक्सेस है ये आपकी वाई एक्सेस, यहाँ पे आपका प्राइस आता है, ठीक है। और ये जो एक्सेस है आपकी एक्स एक्सेस,
यहाँ पे आपकी क्वांटिटी आती है। तो यहाँ आ गया आपके पास क्वांटिटी और यहाँ आ गया आपका प्राइस। कीर्ति इस मार्केट में प्राइस चेंज होगा? नो सर, कांस्टेंट रहता है। अगर प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो ये ना डिमांड कर्व, राइट? क्योंकि प्राइस रहने वाला है ओपी, तो यूनिट्स खरीदनी है OQ0 तब भी ओपी देना पड़ेगा, आपको खरीदना है OQ1 तब भी ओपी देना पड़ेगा, आपको खरीदना है OQ2 तब भी आपको कितना देना पड़ेगा, तब भी आपको सेम प्राइस देना पड़ेगा। तो इस केस में ईपी का जो आंसर आता है वो क्या आता है? वो आता है इन्फिनिटी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के डिमांड जो है वो सेम रहेगी, ठीक है? जो मर्जी चाहे वो चाहे मतलब क्वालिटी, क्लियर है? यस सर। अब बात आते हैं इस मार्केट का कीर्ति प्राइसिंग डिसीजन कैसे होगा? प्राइसिंग डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजन का मतलब है कि इस मार्केट में जो प्राइस डिसाइड हुआ है ओपी प्राइस, ये ओपी प्राइस डिसाइड कैसे होगा? जनरली प्राइस तो डिमांड सप्लाई के इंटरसेक्शन पर तैयार होता है, लेकिन यहाँ तो डिमांड का परफेक्टली इलास्टिक है। अब यहाँ पे दो चीजों का रोल आता है कीर्ति, एक आता है इंडस्ट्री, ठीक है, एक हमारे पास आती है इंडस्ट्री और एक हमारे पास आती है फर्म, ठीक है? जो इंडस्ट्री होती है कीर्ति वो बेसिकली क्या होती है? इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि प्राइस क्या होगा। आपने कुरकुरे कभी खाए हैं? यस सर। तो आपके घर के आसपास कोई शॉप होगी जहां से आप परचेज करके खा लेते हो, राइट? यस सर। आप एक बात बताओ, जो आपके घर के आसपास शॉप है जहां से आप परचेज करके खा रहे हो अपने कुरकुरे वगैरह जो भी आप खा रहे हो, आप एक बात मुझे सोच के ये बताओ कीर्ति कि क्या वो कुरकुरे का प्राइस वो शॉपकीपर डिसाइड करता है कि 5 रुपए का होगा, 10 रुपए का होगा, 20 रुपए का होगा? नो सर। कौन डिसाइड करता है? सर इंडस्ट्री जो आगे से आया हुआ है। जहां से आ रहा है बंद करके, तो इंडस्ट्री कहती है ये रही कुरकुरे की डिमांड, ये रही भाई कुरकुरे की सप्लाई, और जो प्राइस रहेगा वो प्राइस रहेगा ये। तो ये इंडस्ट्री ने क्या किया? ये इंडस्ट्री ने प्राइस को डिसाइड कर दिया। अब इंडस्ट्री जिस प्राइस को डिसाइड कर देगी, ठीक है, इंडस्ट्री जिस प्राइस को डिसाइड कर देगी, फर्म को वही प्राइस का करना पड़ेगा, फर्म को वही प्राइस भरना पड़ेगा। ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई, ठीक है, ये आ गया प्राइस। ओपी, ठीक है? तो इसलिए हम कहते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो क्या है इस केस में? इंडस्ट्री जो होती है आपके परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में वो होती है प्राइस मेकर, प्राइस मेकर, क्योंकि इंडस्ट्री प्राइस बनाती है, जबकि जो फर्म होती है इस केस में वो क्या होती है? वो होती है प्राइस टेकर। इंडस्ट्री ने प्राइस बना दिया, फर्म को वो प्राइस मानना पड़ेगा। अगर किसी फर्म को इस प्राइस पे लॉस होता है तो इंडस्ट्री कुछ नहीं कर सकती, इंडस्ट्री कहेगी आप इस चीज की सप्लाई मत करो, ठीक है? क्योंकि अगर आपको लॉस हो रहा है हम प्राइस चेंज नहीं कर सकते, प्राइस तो यही रहेगा। आपको लॉस होता है तो आप इस चीज को मत बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये पूरा हो गया कि हमारे पास परफेक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन। ये क्या हो गया? अब बात करते हैं मोनोपोली मार्केट की। तो जो मोनोपोली मार्केट है ये दो वर्ड से मिला के बनती है, एक मोनोस और एक पोलियन। मोनोस का मतलब क्या है? मोनोस का मतलब होता है सिंगल, पोलियन का मतलब है टू सेल, ठीक है? तो एक ऐसा मार्केट जहां पे बेचने वाला बंदा सिर्फ एक होगा, एक ऐसा मार्केट जहां पे बेचने वाला बंदा सिर्फ एक होगा, उस तरीके की मार्केट को हम क्या बोलते हैं? मोनोपोली मार्केट बोलते हैं, ठीक है? तो मोनोपोली मार्केट क्या हुई? मोनोपोली मार्केट का मतलब हुआ अ मार्केट वेयर there exists a single seller of the product
which has no close substitute। ठीक है, एक ऐसा मार्केट जहां पे एक ही सेलर है बेचने के लिए और जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब समझना, सब्स्टिट्यूट हो सकता है बट क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। एग्जांपल देता हूं, देखो सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल ले लो कि ऐसी मार्केट कौन सी है। तो मैं अगर दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करूं, हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी कौन सप्लाई करता है? सर पता नहीं। बिजली का बिल नहीं देखा आज तक? नो सर। भाई साहब बड़ी गरीबी है। दिल्ली में बीएसईएस है, ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। ठीक है, बीएसईएस इन दिल्ली, ये अकेला जो है, ये क्या है, अकेली फर्म है जो दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करती है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या बोलना पड़ा इसको, मोनोपोली मार्केट के। इंडिविजुअल कौन है ये इंडिविजुअल सेलर है, बीएसईएस इन दिल्ली। ठीक है, अब मैंने इसका एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहा, भाई इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, उसका एक सब्स्टिट्यूट तो है, इलेक्ट्रिसिटी हैज अ सब्स्टिट्यूट। तो मोनोपोली मार्केट में सब्स्टिट्यूट से काम नहीं चलता, क्लोज सब्स्टिट्यूट से काम चलता है। इलेक्ट्रिसिटी का सब्स्टिट्यूट कौन हो सकता है? कीर्ति, इलेक्ट्रिसिटी का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? सर सोलर एनर्जी। उससे तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इन्वर्टर्स। ठीक है, इन केस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गई है तो आप इन्वर्टर्स का यूज कर सकते हो, यस सर। बट कितनी देर तक कर पाओगे आप खुद सोचो। ये तो एक दो दिन। इन्वर्टर है भी तो उससे एसी तो चलेगा नहीं। नो सर। ठीक है, सर नॉर्मल, क्या कह रहे हो? नॉर्मल अगर यूज करेंगे तो एक दिन तो चल ही जाएगा। ऐसा इन्वर्टर कौन सा है जो एक दिन, और नॉर्मल यूज का मतलब क्या, पंखे ना चलाओ कुछ ना चलाओ बस खाली लाइट चला के बैठे रहो? एक पंखा और एक लाइट बस। बहुत अच्छी बात है, 8 घंटे 10 घंटे बाद वो भी चला जाएगा। रात रात निकलते 10 घंटे 12 घंटे निकलते बहुत होता है पूरा दिन। वो तो डिपेंड करता है कि आपके इन्वर्टर का साइज क्या है, राइट? ठीक है, तो बीएससी दिल्ली, तो ये मेरे कहने का मतलब था कि मोनोपोली मार्केट में सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं बट क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। क्लोज का मतलब जो उस चीज को कंप्लीटली रिप्लेस कर सके। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं क्या चीज, इसे बोलते हैं मोनोपोली मार्केट, जिसमें बेचने वाला बंदा सिर्फ एक होगा और खरीदने वाले बहुत सारे होंगे। तो इसका पहला फीचर क्या आ गया, इसका पहला फीचर यहीं से आपके पास आ जाता है कि ये वो मार्केट है जहां पे क्या है, सिंगल सेलर, कि एक ही है पर्सन जो बेचने वाला है, तो सिंगल सेलर इन द मार्केट। ठीक है, उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले तो बहुत है, अब जो बेचने वाला सिर्फ एक ही है तो ऑफ कोर्स और खरीदने वाले क्या रहेंगे, बहुत सारे। तो सिंगल सेलर है और बायर्स बहुत सारे हैं। इस मार्केट के अंदर क्या होता है, इस मार्केट के अंदर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये आपको याद रखना है कि इस मार्केट में जो सब्स्टिट्यूट्स है वो नहीं होते। ठीक है, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते। जैसे एग्जांपल और क्या दे सकते हैं, बीएससीएस है दिल्ली के अलावा मैसूर पेंट एंड वार्निशेस लिमिटेड, मैसूर पेंट एंड वार्निशेस लिमिटेड, ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, समझो ध्यान से इस बात को। मैसूर पेंट एंड वार्निशेस लिमिटेड क्या है, ये कंपनी है, ठीक है, जो क्या करती है, वोट दिया कभी आपने की थी? नहीं? नो सर। पता ना, वोट देने के टाइम पे एक लगती है इस वाली उंगली पे। यस सर। ठीक है, तो वो जो इंक बनाती है वो सिर्फ यही कंपनी बनाती है और किसी के पास उस इंक को बनाने की अथॉरिटी नहीं है। अब एक बात समझो, हम क्यों कह रहे हैं कि ये मोनोपोली है, क्योंकि देखो एक तो वो इंक उस इंक का सब्स्टिट्यूट है। आप जो अपना पेन यूज करते हो उसमें भी गलती है, मैं जो मार्कर यूज करके पढ़ाऊंगा उसमें भी गलती है। तो मतलब इंक के सब्स्टिट्यूट तो है लेकिन इंक का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है उस वाली इंक का, क्योंकि बाकी जितनी भी इंक है वो हटाई जा सकती है बहुत इजीली, यस सर। लेकिन आपको पता होगा वो इंक बहुत जल्दी से हटती नहीं है।
यस इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट तो है, एक तो बहुत सारी है, बट जो उसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दे वैसे एक कोई नहीं है, तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसके बाद इस मार्केट में एक चीज होती है जिसे बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, पहले वर्ड आप देखो, वर्ड है आपका डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मतलब होता है भेदभाव करना। जब आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बीच में क्या करते हो, भेदभाव करते हो, मतलब अलग 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 बताते हो उसे, तो उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेट करना। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया जब आप प्राइस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, मतलब ये एक एक्ट होता है, एक्ट ऑफ सेलिंग सेम प्रोडक्ट at different prices at to different कंज्यूमर्स। अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग प्राइस पे जो बेचा जाता है प्रोडक्ट, उसे हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये किसके बेसिस पे होता है, पहले होता है टाइम के बेसिस पे, ठीक है। टाइम के बेसिस पे कैसे, कभी कोई मूवी वगैरह देखने गए पीवीआर में? यस सर। मॉर्निंग के शो का टिकट अलग रहता है, दिन के शो के टिकट का रेट अलग रहता है, और रात के शो के टिकट का रेट अलग रहता है, याद है? यस सर। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है। कि टाइम के बेसिस पे आप क्या करते हो, अलग अलग रेट लोगों से चार्ज कर लेते हो, ठीक है। इसके अलावा डिपेंड करता है लोकेशन के हिसाब से भी, ठीक है। अब लोकेशन के हिसाब से कैसे, इट्स वेरी सिंपल अगेन, क्योंकि देखो आपकी लोकेशन क्या है, उस लोकेशन के हिसाब से भी रेट वेरी करेगा, ठीक है। आप जानते हो हरियाणा में आप कहाँ पे रहते हो, पानीपत, ठीक है। सर कहाँ रहते कुंडली हो? के पास। कुंडली, ठीक है, जो भी है जगह, कुंडली नाम की जगह, ठीक है। अब वहां पे क्या होगा, मेरे ख्याल से सोसाइटी होगी कि कुछ एक आध सोसाइटी होगी जो कि बहुत पोस्ट सोसाइटी होगी जहाँ पे ज्यादा रईस लोग रहते होंगे, और कुछ एक आध सोसाइटी होगी जहाँ पे ठीक ठाक लोग रहते होंगे, राइट? यस सर। ठीक है। तो जहाँ पे पोस्ट सोसाइटी होगी जो कुंडली के पास, वहाँ पे रेट क्या है, ज्यादा है कम है चीजों के? सर कम है। पोस्ट सोसाइटी में रेट कम है। यस सर। रईस एरिया में लोग रेट कम कैसे कर रखे हैं? क्या? जो भी मतलब एक सोसाइटी जहाँ पे बहुत सारे रईस लोग रहते हैं वहां पे रेट कम रख रखे हैं। नो सर, वहाँ तो ज्यादा पुअर के वहाँ कम है। पोस्ट बोल रहा था, ठीक है। तो जहाँ पूरे वहाँ रेट कम है उसी चीजों के, जबकि जो पोस्ट सोसाइटी है वहां पे क्या है, वहां पे रेट ज्यादा है। तो ये लोकेशन के हिसाब से हो गया, सर्विसेज सेम है, सर्विसेज बिल्कुल सेम, लेकिन लोकेशन के हिसाब से रेट क्या हो जाएंगे अलग। तो टाइम के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, और फिर आ जाता है यूसेज के हिसाब से। यूसेज के हिसाब से भी क्या होता है, रेट अलग अलग हो जाते हैं। अब यूसेज के हिसाब से रेट अलग कैसे होते हैं, देखो अब आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं पता, इतना गरीब हो आप, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अगर आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हो तो उसका रेट अलग होता है, जबकि कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हो तो उसका रेट अलग होता है। कैसे, देखो दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। कमर्शियल पर्पस का मतलब होता है कि आपने कोई भी जगह ली, ठीक है, रेंट पे या कैसे भी ली, और वो कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए ली, मतलब आप कोई फैक्ट्री चलाना चाहते हो, मतलब आप वहां पे कोई काम कर रहे हो जिससे कि आपको पैसा आ रहा है, तो उसे गवर्नमेंट कमर्शियल एक्टिविटी में गिनती है। और कमर्शियल एक्टिविटी में जो रेट होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग का मतलब होता है ज्यादा होते हैं। कमर्शियल में जो रेट होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जबकि अगर आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेते हो, रेजिडेंशियल का मतलब जब आप रहने के लिए ले रहे हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट चार्ज करेगी आपसे रेजिडेंशियल रेट, उसके रेट क्या होंगे, कम। तो यूसेज के हिसाब से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग रेट पे डिवाइड हो जाएगी। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अब क्योंकि इस मार्केट में सिर्फ एक ही फर्म है, क्योंकि इस मार्केट में सिर्फ एक ही फर्म है, तो इसमें एंट्री करना और एग्जिट करना आसान नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होती है रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट में ना ही एंट्री आसान है ना ही एग्जिट आसान है। अब आप एक बात सोच के देखो ना, रेलवेज, जो इंडियन रेलवेज है अभी तक सो फार उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आया, क्योंकि रेल सर्विसेज जो है, ट्रेन सर्विसेज जो है
अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट के हाथों में है। अभी लास्ट कुछ ईयर से, 1-1.5-2 साल से कुछ ट्रेन है जो प्राइवेट को अथॉराइज किया गया कि तुम भी चला सकते हो, लेकिन सिर्फ कुछ कुछ रूट पे, सिर्फ कुछ रूट पे, हर रूट पे नहीं, ठीक है। तो इसलिए बहुत कम, बहुत इनसिग्निफिकेंट सा रोल है, तो उसको काउंट नहीं करते। अगर ट्रेन सर्विसेज है, कभी कल को ये बोले रेलवे वाले कि भाई नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा ट्रेन चलाने का, मैं आपसे नहीं चलाऊंगा, मैं ये बिजनेस बंद कर रहा हूँ, आप सोचो देश में क्या हाहाकार बन जाएगा। तो वो वही कह रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन और एंट्री और एग्जिट, इस मार्केट में एंट्री और एग्जिट दोनों में ही क्या होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है। ना आप एंट्री कर सकते हैं और ना ही आप एग्जिट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं मोनोपोली मार्केट का जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है। तो अगर हम बात करें मोनोपोली के डिमांड कर्व की, ये वाई एक्स, ठीक है। मोनोपोली का डिमांड कर्व आपके यूजुअल डिमांड कर्व के जैसा होता है, ठीक है। अगर आप प्राइस कम करोगे तो लोग ज्यादा खरीद लेंगे, प्राइस बढ़ा दोगे तो लोग कम खरीदेंगे। बट यहाँ पे फर्क ये होता है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है कीर्ति, उसमें कुछ खास फर्क नहीं आता, ठीक है। क्योंकि इंसान को पता है कि इंडिविजुअल सेलर है, तो भाई इंडिविजुअल सेलर है तो इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से लेता है, ज्यादा खरीद के करेगा ही क्या वो, ठीक है। तो इसलिए इसका जो डिमांड कर्व होता है वो जनरली क्या बनता है, एक स्टीपर डिमांड कर्व। इसका जो डिमांड कर्व बनता है वो जनरली क्या बनता है, एक स्टीपर डिमांड कर्व। तो ये हो गया आपका मोनोपोली का डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये पूरा हो गया मोनोपोली के बारे में। अब यहाँ पे एक चीज आपको, चलो मोनोपोली को पॉली में समझा दूंगा। अब बात करते हैं कीर्ति आपके पास नेक्स्ट मार्केट की, जो कि कौन सी है, जो कि आपकी है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक, देखो मोनोपोलिस्टिक दो मार्केट से बना के बनी है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं इसको। तो मोनोपोलिस्टिक दो मार्केट से मिला के बनी है, एक तो मोनोपोली और एक परफेक्ट। दो मार्केट से मिला के बनी है मोनोपोली और परफेक्ट। तो इसमें मोनोपोली के भी फीचर आएंगे और परफेक्ट के भी फीचर आएंगे, ठीक है। कैसे? अब कीर्ति ये वो मार्केट है जो आपकी डे टू डे लाइफ में एग्जिस्ट करती है। देखो मोनोपोली मार्केट भी तो कुछ ऐसे हो गए जो हमारे शायद रोजाना एग्जिस्ट ना कर रही हो, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के अलावा बहुत कम ऐसी सर्विसेज है जो मोनोपोली में आती है। बट मोनोपोलिस्टिक तो वो कंपटीशन होता है कीर्ति जो रोज हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वो मार्केट है जहां पे क्या होता है, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, ठीक है। अब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स से कौन सा फीचर है, किसका फीचर है, परफेक्ट का फीचर है, राइट कीर्ति? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर परफेक्ट का फीचर है। यस सर। यहाँ पे एक चीज होती है जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो इसको मोनोपोली जैसा साउंड करवाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब ये है क्या, इस मार्केट में होता ये है कि जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ठीक है, जो सेलर होता है वो बेसिकली इस बात को कहता है कि मेरा प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से अलग है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है मेरा प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से अलग होना, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड नेम, शेप, साइज, कलर एटसेट्रा। मतलब कोर फीचर उसका सेम है, कोर फीचर उसका सेम है, लेकिन सिर्फ वो अलग क्यों है, वो अलग इसलिए है क्योंकि उसका ब्रांड नेम अलग है, शेप अलग है, साइज अलग है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक पर्पस है उस गुड का, जो बेसिक पर्पस है वो कीर्ति क्या है, वो बिल्कुल सेम ही है, वो अलग नहीं है। जैसे मेरे पास अभी कुछ है यहाँ पे जो मैं आपको दिखा सकूं, एक मिनट दो ना, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा जो कि मैं आपको दिखा सकूं। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा मुझे। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना ध्यान से। क्या आप अभी क्लास किस पे ले रहे हो, फोन पे, लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे? कहाँ पे? फोन पे। फोन पे, ठीक है। कौन सा फोन है आपके पास? रेडमी। ठीक है, मेरे पास भी एक फोन है, आपके पास भी एक फोन है। आप मेरा फोन देख पा रहे हो? यस सर। मेरे पास आईफोन है और आपके पास क्या है, आपके पास रेडमी है। अब एक बात देखो, बेसिक फीचर दोनों के सेम है, ये भी कॉलिंग करेगा, वो भी
कॉलिंग करेगा, ये भी फोटोज खींच सकता है, आपका फोन भी फोटोज खींच सकता है, ठीक है। वाईफाई इसमें भी एनेबल्ड है, आपके में भी है, ठीक है, मतलब सारे फीचर सेम है, Yes. ठीक है। तो सारे ऑलमोस्ट पर्पस भी सेम है, लेकिन फिर भी ये ब्रांड अपने आप को दूसरों से अलग करेगा, आपका ब्रांड अपने आप को दूसरों से अलग करेगा। क्यों? वो कहेगा हमारा सबसे पहली बात तो ब्रांड नेम अलग हो गया, ठीक है, Yes, sir. प्रोडक्ट की शेप अलग हो गई, इसके प्रोडक्ट की शेप अलग है, मेरे प्रोडक्ट की शेप अलग है, राइट, Yes, sir. कलर अलग हो गया, साइज अलग हो गया, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जिसमें प्रोडक्ट का जो कोर पर्पस है वो तो सेम रहता है, लेकिन जो प्रोडक्ट के ब्रांड नेम, शेप, साइज, कलर ये है, ये डिफरेंट बताते हैं। तो प्रोडक्ट का कोर जो फीचर है वो सेम है, बस प्रोडक्ट को एक दूसरे से अलग बताया जा रहा है ब्रांड नेम, शेप, साइज के बेसिस पे। और यही चीज आपको क्या करती है, यही चीज आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ही आपको एक चीज एंजॉय करने का मौका देती है, जिसे बोलते हैं मोनोपोली पावर। अभी मोनोपोली पावर क्या होती है, देखो, मोनोपोली मार्केट में होने का एक अकेला फायदा ये है कि आप जो मर्जी प्राइस चार्ज करना चाहो कर सकते हो, राइट, Yes, sir. कि आप अकेले हो। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग हो गया तो इस केस में क्या होगा कीर्ति, इस केस में आप कंपटीशन में होने के बाद भी मोनोपोली पावर को एंजॉय कर सकते हो, आप कंपटीशन में होने के बाद भी मोनोपोली पावर को एंजॉय कर सकते हो। कैसे एंजॉय कर सकते हो, जैसे कि मान लो आईफोन की मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है, ये सारे वैसे ही फोन बनाते हैं जैसे बाकी कंपनीज बना रही है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये अपने फोन को 1-1 लाख रुपए के बेच पाता है ना। Yes, sir. कैसे बेच पाता है, क्योंकि इसने मोनोपोली पावर बना ली, इसने एक अपनी ऐसी आइडेंटिटी बना ली है, ठीक है, एक ऐसी आइडेंटिटी बना ली है कि लोग उस आइडेंटिटी के लिए इसको 1 लाख रुपए पे करने को रेडी रहते हैं, राइट, Yes, sir. दैट इज द आइडिया ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, बात समझ आ गई। Yes, sir. तो ये हो गया, तो पहला हो गया लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, दूसरा हो गया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब क्योंकि बहुत सारे सेलर हैं तो अगेन इस मार्केट में क्या है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कि इस मार्केट में अगेन क्या होता है, एंट्री और एग्जिट पे फ्रीडम होता है, आप जब मर्जी चाहे मार्केट में एंटर कर सकते हो और जब आपका मन चाहे आप मार्केट को लीव कर सकते हो। तो एंट्री और एग्जिट में इस मार्केट में क्या होती है, फ्रीडम रहती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इस मार्केट में और नेक्स्ट फीचर क्या है, नेक्स्ट फीचर हमारे पास होता है रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट। ये आपको ध्यान से समझना है, रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, इस मार्केट में सेलिंग कॉस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। सेलिंग कॉस्ट का बहुत बड़ा रोल का मतलब क्या है, यहां से मेरा कि आपको, क्योंकि भाई सबके प्रोडक्ट ऑलमोस्ट आप ही की जैसे हैं, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट अलग एक आइडेंटिटी रखता है, आपका प्रोडक्ट बाकियों से अलग है, वो आप कैसे प्रूव करोगे, उसके लिए फर्म को बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ती है, वो बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट करती है जिससे कि लोगों को ये पता चले, लोगों तक ये मैसेज जाए कि इनका प्रोडक्ट बाकियों से अलग है। ऐसा होता है ना, एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा करनी पड़ती है ना, Yes, sir. ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट फीचर जो है इसके मार्केट में खुशी, वो क्या, सॉरी वो क्या है कीर्ति, हमारे पास वो है नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक है। नॉन प्राइस कंपटीशन क्या है, ध्यान से समझना, यहाँ पे प्राइस सेम है, मतलब अगर आपके पास मोनोपोली पावर नहीं है तो, ठीक है, तो अगर मोनोपोली पावर है तो उसको तो अलग अलग कर दो, बाकी फर्म्स की बात कर दो, तो प्राइस सेम है, मतलब रेडमी जिस रेट पे अपने फोन बेच रहा है उसी के आसपास रेट पे एमआई भी अपने फोन बेच रहा है, उसी के आसपास रेट पे वीवो भी अपने फोन बेच रहा है, उसी के आसपास रेट पे ओप्पो भी अपने फोन बेच रहा है। तो ये लोग जनरली अपना प्राइस तो सेम रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि मैंने प्राइस कम किया तो आप भी कम करोगे, मैं और कम करूंगा आप और कम करोगे, तो इससे कोई फायदा नहीं है, दोनों का नुकसान है, क्योंकि एक पॉइंट पे आने के बाद दोनों को इतने कम रेट पे बेचना पड़ेगा कि प्रॉफिट तो छोड़ो कॉस्ट भी कवर नहीं हो पाएगी। तो ये लोग एक तरीके से डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, प्राइस पे कंपटीशन नहीं करेंगे, ठीक है, हम प्राइस पे कंपटीशन नहीं करेंगे, तो हम कंपटीशन कैसे करेंगे, हम कंपटीशन करेंगे प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा अलग से बेनिफिट्स देके, एक्स्ट्रा अलग से फीचर प्रोवाइड करके, हम ये करके कंपटीशन करेंगे। जैसे कि ये क्या करते हैं, ये आपसे बेसिकली ये कहते हैं कि देखो क्या तरीका है, तरीका ये है कि नॉन प्राइस कंपटीशन का तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि जिसका आपने देखा होगा कि मंच मंच कहेगा कि अब आप 10 रुपए में 10% एक्स्ट्रा मंच ले लो, जिसे बोलोगे महामंच, सुना होगा आपने, Yes, sir.
सिमिलरली कुरकुरे भी यही करता है, उसमें हवा ज्यादा भर देता है और कहता है कि अब हम ज्यादा एक्स्ट्रा दे रहे, राइट? यस सर। रेट वही रहेंगे सबके, लेकिन प्राइस पे कंपटीशन नहीं होगा, नॉन प्राइस कंपटीशन। अब बात करते हैं इस मार्केट का जो डिमांड कर्व है वो भी कैसा बनेगा। तो देखो नॉन प्राइस कंपटीशन, इसमें भी नॉन प्राइस कंपटीशन ही है, ठीक है। और डिमांड कर्व कैसा है, इसका भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका डिमांड कर्व और इसका डिमांड कर्व दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन ये थोड़ा सा फ्लैटर बनता है। ये फ्लैटर क्यों बनता है, क्योंकि अगर इसमें प्राइस में चेंजेस आते हैं तो कस्टमर के पास यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपने प्राइस में चेंजेस किए तो कस्टमर के पास ऑप्शन है, वो कहीं और स्विच कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मोनोपोली के अंदर कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मोनोपोली के कस्टमर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो कहीं भी स्विच नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे वो स्विच कर सकता है। बात समझ आ गई? तो ये हो गई हमारी नॉन प्राइस कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब हम बात करते हैं अपने पास की लास्ट मार्केट की, दैट इज ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है, ये दो मार्केट से मिलकर बनता है, एक ओलिगी और एक पोलस, ठीक है। ओलिगी का मतलब होता है अ फ्यू, पोलस का मतलब है टू सेल। तो एक ऐसी मार्केट जहां पे क्या होते हैं, जहां पे फ्यू सेलर होते हैं, तो ये वो मार्केट होती है आपके पास कीर्ति, जहां पे क्या होते हैं, फ्यू लार्ज फर्म्स। ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे क्या है, जहां पे फ्यू लार्ज फर्म्स होती हैं। क्या ये मार्केट एग्जिस्ट करती है? परफेक्ट को छोड़ के सारी मार्केट एग्जिस्ट करती है दुनिया भर में, जो भी आप सामान लेके आते हो, या तो मोनोपोली का पार्ट बनता है, या तो मोनोपोलिस्टिक है, या तो ओलिगोपोली का। अब आप देखो कि ऑलमोस्ट जितने भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के पार्ट है। तो ओलिगोपोली के पार्ट कौन से होते हैं? ओलिगोपोली मार्केट वो मार्केट है जहां पे फ्यू फर्म्स है, फ्यू लार्ज फर्म्स, ठीक है। मतलब है तो बहुत थोड़ी सी, लेकिन लार्ज का मतलब क्या है, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट इसमें करी होती है। एग्जांपल जैसे मैं लूंगा सीमेंट इंडस्ट्री। अगर आप इसको गिनने लगो, अगर आप इसको गिनने लगो तो आपको पता चलेगा कीर्ति कि बहुत कम इंडस्ट्री है सीमेंट की जो हमारे देश में अवेलेबल है। इसी तरीके से टेलीकम्युनिकेशन, आप सिम कार्ड की कंपनी गिनने लगो तो पता चलेगा कि बहुत कम कंपनीज है जो कि मार्केट में एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, वही सिमिलरली है, काउंट करने लगो तो पता चलेगा कि बहुत कम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो एग्जिस्ट करती है। तो वही बात है कि फ्यू लार्ज फर्म्स, बहुत थोड़ी, लेकिन थोड़ी है लेकिन साइज में बहुत लार्ज फर्म्स है जो एग्जिस्ट करती है। तो पहली बात तो ये आ गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इस मार्केट का फीचर आता है वो क्या आता है, इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स। ये वो मार्केट है जहां पे फर्म्स में आपस में इंटरडिपेंडेंस होती है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है, एक फर्म दूसरे पे बहुत ज्यादा हद तक कीमती क्या करती है, डिपेंड करती है, क्योंकि उनको पता होता है कि इसमें एक का एक्शन दूसरे का रिएक्शन है। जैसे कि मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, ऑटोमोबाइल की एग्जांपल लेते हैं, सुजुकी ने स्विफ्ट निकाली, ठीक है, और होंडा वालों ने क्या किया, होंडा वालों ने, हिंडा वालों ने i10 निकाली, ठीक है। इन्होंने ब्रेजा निकाली, उन्होंने क्रेटा निकाल दी, ठीक है। तो ऐसे रहता है कि एक का एक्शन दूसरे का रिएक्शन बन जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हमने टाइमली एक्शन नहीं लिया तो होगा क्या, टाइमली एक्शन नहीं लिया तो कहीं ना कहीं हम अपनी मार्केट को लूज कर देंगे। इसलिए इनमें जो फर्म्स होती है वो आपस में बहुत ज्यादा
ज्यादा डिपेंडेंट होती है। तो इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स पे इंटरडिपेंडेंस होती है। सिमिलर मैनर में यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी आपके पास कीर्ति नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। नॉन प्राइस कंपटीशन जनरली जो एक जैसे सेगमेंट की गाड़ियां हैं उन सबके जो प्राइसेस है वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। एक सेगमेंट की कोई भी कार होगी तो उनके प्राइसेस जनरली क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो वो लोग प्राइस पे कंपटीशन नहीं करते, वो लोग नॉन प्राइस कंपटीशन में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो नॉन प्राइस कंपटीशन रहता है। इसके अलावा इस मार्केट के अंदर नेचर ऑफ प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, नेचर ऑफ प्रोडक्ट के प्रोडक्ट का नेचर क्या है, किस तरीके का प्रोडक्ट होता है, तो इसमें देखो आपके पास कीर्ति दो चीजें हैं कि दो तरीके के प्रोडक्ट हो सकते हैं। या तो प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकते हैं, या तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। होमोजीनियस सीमेंट है तो सीमेंट इंडस्ट्री आपको पता है बिल्कुल सेम ही होगी, किसी भी कंपनी का सीमेंट ले लो ऑलमोस्ट सेम ही दिखता है। ऐसे तो कोई आइडेंटिफिकेशन हाथ रख के पहचान में आएगा नहीं कि ये जेके वालों का सीमेंट होगा, या आदित्य बिरला का सीमेंट होगा, या फिर ये अंबुजा का सीमेंट होगा, सब सेम लगता है, सेम स्टील भी। और डिफरेंशिएटेड कैसे, कार डिफरेंशिएटेड है, कार को देख के बता सकते हैं भाई कार का कोई काम, चाहे hyundai की कार लो, चाहे सुजुकी की कार लो, चाहे महिंद्रा की लो, चाहे टाटा की लो, तो बेसिकली वो जो काम है सबके सेम है। डिफरेंशिएटेड के बेसिस पे डिफरेंशिएटेड वे है शेप के बेसिस पे, अच्छा इसकी ये शेप है, इसकी शेप, तो कार इंडस्ट्री तो डिफरेंशिएटेड इस बेसिस पे हो गया। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया ओलिगोपोली का। ठीक है, नेचर प्रोडक्ट। अब बात करते हैं इस मार्केट के डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व जो होता है कीर्ति इस मार्केट में, वो हम कहते हैं इंटरमीडिएट इस मार्केट का डिमांड कर्व आज तक बन ही नहीं पाया। अब बात क्या आती है कि इस मार्केट का डिमांड कर्व बन क्यों नहीं पाया, बहुत सिंपल है। आप अगर सोचते हो कि आप प्राइस बढ़ाओगे तो बाकी लोग, बाकी फर्म आपके साथ प्राइस बढ़ाएंगी नहीं। जैसे कि आप अपनी सारी मार्केट लूज कर दो, आप प्राइस कम करोगे तो बाकी सारे भी आपके साथ प्राइस को कम कर देंगे, जिसकी वजह से आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी डिमांड बढ़नी चाहिए वो उतनी बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस मार्केट में जो डिमांड कर्व है वो क्या रहता है, वो इंडिटरमिनेट डिमांड कर्व रहता है। ठीक है, इस मार्केट के अंदर डिमांड कर्व को डिटरमिन करना पॉसिबल है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, ये ऑल इन ऑल पूरा का पूरा फीचर हो गया आपको किसका, ओलिगोपोली मार्केट का। ये पूरे पूरे क्या हो गए, तीनों जो चार मार्केट्स है मैंने आपको पूरी की पूरी समझा दी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज का इंपॉर्टेंट रोल समझ लो प्लीज, वो है कार्टेल। कार्टेल क्या होते हैं, कार्टेल एक तरीके का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ये कौन सा एग्रीमेंट है कीर्ति, ये एग्रीमेंट होता है जो फर्म्स आपस में करती है टू एक्ट एज मोनोपोली। इट इज एन एग्रीमेंट, ये एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट होता है टू फॉर्म मोनोपोली। ओलिगोपोली में फर्म्स अगर मोनोपोली बनाना चाहती है तो क्या करती है, कार्टेल एग्रीमेंट को साइन करती है। जैसे मान लो कि अलग अलग टीचर्स ना अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता, कोई और अकाउंट्स पढ़ाते, ठीक है, और उन्होंने क्या कर रखा था अपने यहाँ पे, हम लोगों ने आपस में कंपटीशन करके प्राइसेस कम कर रखे थे। अब सारे मिल गए एक जगह पे, हमने कहा यार बेमतलब में क्या करना है, अपने मार्केट खराब क्यों करनी है, सारे मिल जाते हैं, जब सारे एक ही जगह पे पढ़ाएंगे तो इसका मतलब है जो मैक्सिमम बच्चा है वो सारा उसी जगह पे आएगा। अब बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं है, नाउ द स्टूडेंट हैज लेफ्ट विद नो चॉइस। अब स्टूडेंट किसी चॉइस के साथ नहीं बचा, ठीक है, सारे लोग जो है वो वहीं पे पढ़ा रहे हैं, एक ही जगह पे पढ़ा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, मोनोपोली फॉर्म हो जाएगी। मोनोपोली फॉर्म कैसे हो जाएगी, मोनोपोली इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी तो सारे अब एक ही जगह पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अब कंपटीशन बचा ही नहीं। पहले अलग अलग होकर पढ़ा रहे थे तो कंपटीशन था, ठीक है, अब वो सारे बड़े बड़े लोग एक ही जगह पे मिल गए तो उससे जो भी कंपटीशन है, जैसा भी कंपटीशन है वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया। तो इस मार्केट के अंदर क्या होता है, इस मार्केट के अंदर बेसिकली जो फर्म्स होती है, ठीक है, वो आपस में अग्रीमेंट साइन करती है। इसकी वजह से इस मार्केट में एक चीज निकल के आती है जिसे बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी। इस मार्केट में प्राइस रिजिडिटी सबसे ज्यादा होती है, प्राइसेस बिल्कुल रिजिड रहेंगे, ठीक है। अब प्राइसेस रिजिड क्यों रहेंगे, आप प्राइस चेंज ही नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने प्राइस चेंज किया तो बाकी भी कर देंगे, आपने प्राइस चेंज किया तो बाकी भी कर देंगे। अब क्योंकि बाकी भी प्राइस चेंज कर देंगे तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हो जाता है फिर नुकसान, ठीक है। तो
इसलिए वो लोग कहते हैं कि प्राइस को बिल्कुल भी चेंज मत करो, क्योंकि अगर तुमने प्राइसेस को चेंज करने की कोशिश करी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी प्राइस वॉर, ठीक है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कट थ्रोट कंपटीशन, बहुत गंदा कंपटीशन है, तो तुम प्राइसेस को चेंज मत करो, तुम्हें जो भी कंपटीशन करना है वो नॉन प्राइस के बेसिस पे ही करो, ठीक है। प्राइस पे कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, तो ये चीज होती है। अब इसके अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर भी कीर्ति आपको रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि अच्छा खासा आपको क्या करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। अब कोई भी कंपनी नई कार निकालती है तो बड़े बड़े हाईवेज पे हर जगह पे होर्डिंग लगा देती है, कमिंग सून, ये करके, ये फुटबॉलर एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, ये क्रिकेटर एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, ये सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट दे रही है, तो बड़े बड़े लोगों से उनकी एडवर्टाइजमेंट करवाई जाती है ताकि उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा प्रमोशन दिया जा सके, सो दैट वो लोगों को बहुत अच्छा लगे और आने के साथ ही वो खरीदना शुरू हो जाए। तो प्राइस रिजिडिटी जो होती है स्टॉक में वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए आपको सेलिंग कॉस्ट बहुत यूज करनी पड़ती है, प्रमोशनल इवेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, सो दैट आपके प्रोडक्ट की रीच जो है वो सबसे ज्यादा हो जाए। बात समझ आई यहाँ तक कीर्ति? Yes, sir. कोई डाउट किसी भी पॉइंट पे? No, sir. कॉपी कर दिया? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं, बाकी आगे टॉपिक, ठीक है। Okay, sir. Thank you. सब Sir.